हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दिस सर्वोच्च ई क्लासेज। माई सेल्फ गौरव गर्ग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा प्लस 2 का टॉपिक, क्लास 12 का टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं, तो हमें वेटेज को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को बिल्कुल आराम से समझना है, अच्छे से याद करना है। ठीक है, स्टार्ट करें हमारा चैप्टर। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक फ्लो चार्ट बना करके आप चलेंगे और टॉपिक वाइज उसको समझते रहेंगे तो ये चैप्टर को याद करना आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे फ्लावर की स्ट्रक्चर। एक ब्रीफ स्ट्रक्चर यहां पर हम करेंगे, क्योंकि क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में इसकी डिटेल आप कर चुके हैं। यहाँ जस्ट एक रिवाइज अप यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, और फिर करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या प्रोसेसेस है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे पोलन ग्रेन बनते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पोलिनेशन पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म, एम्ब्रायो और सीड, साथ ही साथ एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रायोनी। ये टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, फ्लावर की स्ट्रक्चर। फ्लावर आप सभी ने कहाँ किया है? 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी में किया है। ध्यान है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। वहां पर आप लोगों ने जो पार्ट्स पढ़े थे, पहला पार्ट कौन सा था हमारा? थैलेमस। थैलेमस को रिसेप्टिकल्स भी कहा गया है, याद है ना। थैलेमस पर क्या होते हैं बच्चों? 4 सर्कल होते हैं, 4 रिंग होते हैं, जिसको कि होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्स। ठीक है, वहां पर बाकी सारे पार्ट्स जो फ्लावर के हैं वो अटैच होते हैं। कौन कौन से हैं वो पार्ट्स? याद कीजिए, कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोशियम, और क्या था याद है? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये 4 पार्ट हैं जो होल्स ऑफ थैलेमस में अटैच होते हैं। ठीक है, इनमें से ये 2 पार्ट जो थे हमारे, वो कौन से थे? वेजिटेटिव पार्ट्स। कौन से हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। और ये कौन सा है हमारा? ये कौन से दो नीचे वाले? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। याद आ गया है? वेजिटेटिव पार्ट्स को नॉन एसेंशियल पार्ट्स भी बोला गया है, याद है ना। ठीक है, और नीचे 2 पार्ट्स हैं, वो कौन से हैं हमारे? रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम इन 2 पार्ट्स को कंसीडर करेंगे। कैलेक्स क्या था? ग्रुप ऑफ सेपल्स था। ठीक है, कोरेला क्या है? ग्रुप ऑफ पेटल्स है। एंड्रोशियम क्या था? ग्रुप ऑफ स्टेमन्स था। और गाइनोशियम क्या था? ग्रुप ऑफ कार्पल। याद आ गया है? अब 2 पार्ट्स को कंसीडर करेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं? ये लास्ट वाले 2 ही हैं। ठीक है, चलिए, प्री फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? प्री फर्टिलाइजेशन एक एनसीईआरटी एक बात कहती है आपके। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स और स्ट्रक्चरल में चेंजेस आते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि प्लांट जो है वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए अनेबल है। ठीक है, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस प्लांट में आते हैं। और प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपकी एनसीईआरटी में ये 3 बातें लिखी गई है, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम
और पोलन ग्रेन। अब इस टॉपिक को कैसे करेंगे हम कवर, कैसे हम प्रोसीड करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम फ्लावर है हमारे पास, फ्लावर के अंदर हमने एंड्रोशियम की बात की। एंड्रोशियम किस चीज से बना है? स्टेमन से। स्टेमन को ले लिया उसके अंदर से। अब स्टेमन के अंदर फर्दर एक पार्ट है एंथर, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंथर के अंदर फिर एक पार्ट है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजिया या प्लूरल है और माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर बनते हैं। और माइक्रोस्पोर से हमारा एम हमारे पास पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। ब्रॉड से डीप 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 जा रहे हैं, ठीक है। डिटेल में जा रहे हैं, डीपिंग, बिल्कुल लास्ट तक पॉइंट तक हम उसमें जाएंगे। छोटा करते रहे हैं, पहले फ्लावर बड़ा, उसमें बहुत सारे पार्ट हैं, फिर स्टेमन, स्टेमन से एंथर, एंथर से माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर से हमारे माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर से हमारे पोलन ग्रेन बनते हैं। इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और इन सभी को पॉइंट्स में याद करना है। पॉइंट्स में आप जितना याद करेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेमन की। स्टेमन की बात करते हैं। स्टेमन दो पार्ट्स होते हैं स्टेमन के अंदर, दो पार्ट्स। कौन कौन से हैं वो दो पार्ट्स? पहला पार्ट एंथर और दूसरा पार्ट है इसका फिलामेंट, ठीक है। एंथर और फिलामेंट, ये डायग्राम है स्टेमन का। सिंगल स्टेमन हमने लिया है एंड्रोशियम में से, और ये जो पार्ट है हमें दिखाई दे रहा है, ये पार्ट है एंथर और ये पार्ट है हमारा फिलामेंट। तो एंथर कैसा दिखाई दे रहा है? दो लोब दिखाई दे रहे हैं हमें एंथर के अंदर। कैसे दिखाई दे रहा है? दो लोब। तो हम इसको क्या लिखते हैं? बाइलोब्ड। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड। और जो फिलामेंट है, फिलामेंट कैसे दिखाई दे रहा है? स्ट्रो लाइक दिखाई दे रहा है। जो हमारी स्ट्रो होती है, पाइप होती है कोल्ड ड्रिंक या जूस वगैरह पीने के लिए, इस तरह का हमें दिखाई दे रहा है। स्टोक लाइक दिखाई दे रहा है। स्टोक लाइक स्ट्रक्चर इसको हम बोलेंगे, ठीक है। एंथर को फर्दर हम आगे कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एंथर के अंदर ही हमारे जो पोलन ग्रेन है वो बनते हैं। तो फिलामेंट से भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, तो वो ध्यान रखना है। फिलामेंट के दो एंड है बच्चों, दो एंड है, प्रोक्सिमल एंड और दूसरा है डिस्टल एंड। कौन सा है? प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड। अब ये जो एंड है ये फिलामेंट का डिस्टल एंड है, और ये जो एंड है ये हमारा फिलामेंट का कौन सा है? प्रोक्सिमल एंड है, ठीक है। प्रोक्सिमल एंड जो है वो फर्दर अटैच किससे होता है? थैलेमस से। थैलेमस से या फिर और पेटल से। थैलेमस से अटैच होगा या पेटल से अटैच होगा। अगर स्टेमन जो है वो पेटल से अटैच है, अगर वो पेटल से अटैच है तो उसको क्या कहेंगे? कौन सी कंडीशन है वो हमारी? एपीपेटलस कंडीशन।
याद है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने ये बात की थी कि एपीपेटलस कंडीशन कब होती है, जब हमारा स्टेमन जो है वो पेटल से अटैच हो। कौन से एंड से? प्रोक्सिमल एंड से। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में कि प्रोक्सिमल एंड जो है वो थैलेमस या पेटल से अटैच होता है, और जब वो पेटल से अटैच हो तो उसको एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है। डिस्टल एंड हमारा किससे अटैच दिख रहा है आप लोगों को? एंथर से। एंथर से अटैच है ना, समझ में आ गई है। बस स्टेमन के बारे में हमें इतना ही करना था। एक बात और कर लीजिए, कोई बात नहीं, कि जो लेंथ ऑफ स्टेमन है, लेंथ ऑफ स्टेमन जो है वो वेरी करती है अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर के अंदर। अलग अलग फ्लावर्स हैं अलग अलग टाइप के, तो उनके अंदर जो लेंथ है स्टेमन की, किसी में बड़ी है किसी में छोटी है, अलग अलग है, वेरी वेरी करती है। ठीक है, समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब बात करते हैं एंथर की। एक बार लास्ट डायग्राम फिर से देखते हैं। देखिए अब हमने क्या किया है, एंथर को लिया है और एंथर के इस पार्ट को यहां से कट कर दिया है, कट ऐसे कर दिया है, और ऊपर से इस पोर्शन को हम देख रहे हैं, ऊपर से इस पोर्शन को हम देख रहे हैं। तो अब हमें यहां पहले से ही पता है एंथर बाइलोब्ड है, दो लोब है, लेकिन इसके अंदर फर्दर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, इसकी डीप स्टडी हम एंथर की करेंगे। तो क्या है, क्या है, एंथर की डीप स्टडी हम कर रहे हैं। सबसे पहले बात, बाइलोब्ड होता है, ये तो हमें पता चल चुका है। अब ईच लोब हैज टू थीका। हर लोब के अंदर दो थीका होते हैं, इसीलिए इसको डाइथीकस भी कहते हैं, डाइथीकस। हर लोब के अंदर दो थीका होते हैं। थीका क्या होता है? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर थीका क्या है? थीका बच्चों एक कैविटी है, एक स्पेस है जो कि कवर्ड होता है किसी भी मेम्ब्रेन से या वॉल से। क्या है? एक स्पेस है जो कि कवर्ड है किसी मेम्ब्रेन या वॉल से कवर्ड है, उस पार्ट को क्या कह दिया है? थीका कह दिया है। ठीक है। एंथर के अंदर और क्या होता है जो हमें ध्यान देना है? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव प्रेजेंट which divide the lobes, या आप कह सकते हैं, लोब ना लिखिए, इसको लिख लीजिए विच डिवाइड्स दी थीका। एक ग्रूव प्रेजेंट होता है लॉन्गिट्यूडनली। यहां आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए फिर से हमें वही डायग्राम पर जाना होगा। देखिए ये जो है, ये जो दोनों पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये जो इस तरह से अंदर की तरफ ये वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा, इधर से ये वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा, ये जो पोर्शन कहलाएगा, ये लाइन में ऐसे आ रहा है ना ये पॉइंट, ये ग्रुप जो है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप है, वो लेंथ के साथ साथ चल रहा है, इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप कहा गया है। क्या कहा गया है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। और ये जो है वो दो थीका को डिवाइड कर रहा है, वो दो थीका को डिवाइड कर रहा है।
एक थीका ये है और एक थीका ये है, एक थीका ये है और एक थीका ये है। ये यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव, जो कि 2 थीका को डिवाइड करता है एक लोब के अंदर। समझ में आ गई है, समझ में आ गई है। यहाँ एक बात और आपको ध्यान देनी है, ये जो पॉइंट आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा पॉइंट, ठीक है, ये जो छोटा सा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये बच्चों कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू भी आपको इसी डायग्राम में समझ में आएगा। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये यहाँ पर ये चीज़, ये कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि ये यहाँ पर इतना सा दिखाया हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू कैसे है, ये क्या चीज़ कर रहा है, जो ये फिलामेंट है ना बच्चों, ये फिलामेंट की स्टॉक है, ये एंथर के अंदर अंदर होते हुए यहाँ पर आ रही है, ये एंथर के अंदर से होते हुए यहाँ पर आ रही है, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ आ रहे हैं। समझ में आ गई है। काफ़ी बच्चों को डाउट होता है कि सर ये कनेक्टिव टिश्यू हम नहीं पढ़ते हैं या डिटेल नहीं है, तो ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये जो फिलामेंट है, ये इसके अंदर से होते हुए जब यहाँ पर हमने इसको काटा है, तो वो हमें यहाँ से इतना सा दिखाई देता है। समझ में आ गई है। चलें, प्रेजेंट द कनेक्टिव टिश्यू आपको समझ में आ गया है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव के बारे में आपको समझ में आ गया है, कोई डाउट? अब एंथर के अंदर क्या होता है, एंथर हमें कैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। और टेट्रागोनल दिखाई दे रही है, और ईच थीका हैज वन माइक्रोस्पोरेंजियम। हर थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, कॉर्नर्स पर आप कह लीजिए इस चीज को। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। ये हर कॉर्नर पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए हैं बच्चों, क्वेश्चन बन सकता है। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। समझ में आ गई है। टेट्रागोनल है और हर एक कॉर्नर के ऊपर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये पोलन सैक बन जाता है बच्चों। पोलन सैक जो है वो मैच्योर, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में मिलकर के, ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपस में मिल करके एक पोलन सैक बना लेते हैं। इसी तरह से ये जो है, इनको नंबरिंग दे देते हैं, नंबरिंग से आपको इजी रहेगा। 1, 2, 3 और 4। 1 और 2 मिलकर के आपस में एक पोलन सैक बना लेंगे जब मैच्योर हो जाएंगे, और 3 और 4 आपस में मिलकर के एक पोलन सैक बना लेंगे। तो क्या होगा, हमारे पास 2 पोलन सैक हो जाएंगे जब वो मैच्योर होगा। मैच्योर एंथर। समझ में आ गई है, समझ में आ गई है। चलें, एंथर के बारे में हमें इतना ही करना था बच्चों, एंथर के बारे में इतना ही करना है। अब हमें जो आगे बात करनी है वो माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करनी है। किसकी बात करनी है, माइक्रोस्पोरेंजियम की। ये एक एनलार्ज्ड व्यू यहां से लिया गया है, आपके एनसीईआरटी में दिखाया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में सर्कुलर लाइक हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये सर्कल लाइक दिखाई दे रहे हैं ना।
सर्कुलर स्ट्रक्चर कह सकते हैं, लुक्स लाइक सर्कुलर। हर चीज एनसीईआरटी की या दूसरी बुक की ऐसा नहीं है कि नीट में आएगी, लेकिन टॉपिक को समझाने के लिए या उसकी स्ट्रक्चर को इमेजिन करने के लिए भी बताई जाती है, तो वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, लुक्स लाइक सर्कुलर। अब इसके अंदर 4 लेयर्स या वॉल होती है। 4 लेयर्स या वॉल कह सकते हैं होती है। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसकी 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। कौन कौन सी होती है हमारी 4 लेयर? सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के बारे में क्या ध्यान रखना है आपको? 2 ही बातें याद रखनी है, आउटर एंड सिंगल लेयर। आउटर और केवल एक लेयर की ही ये वॉल होती है। समझ में आ गई है? सेकंड, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम भी सेकंड लेयर है और ये भी सिंगल होती है। ये बात हमें पता चल चुकी है। थर्ड लेयर जो है वो है हमारी मिडल लेयर। ये जो लेयर है वो 1 2 3 लेयर तक हो सकती है। अलग अलग फ्लावर में, अलग अलग एंथर में, अलग अलग माइक्रोस्पोरेंजियम में 1 से 3 तक लेयर हो सकती है। कौन सी? मिडल लेयर की। समझ में आ गई है? कैसे? 3 लेयर की बात करेंगे हम, 4th लेयर की अभी करेंगे। तो 3 लेयर की एक बार देखिए। ये सिंगल लेयर है हमारी एपिडर्मिस की, ये आ रही है, सिंगल लेयर दिख रही है। इसी तरह नेक्स्ट जो सेल्स की ये लेयर दिख रही है, ये है हमारी एंडोथीशियम सेकंड लेयर। ये 2 लेयर जो दिखाई दे रही हैं, ये वाली, ये ऐसे और ये ऐसे, ये जो लेयर है 1 2 3 और ये 4। 1 और 2 कौन सी है हमारी? एपिडर्मिस है 1, 2 कौन सी है? एंडोथीशियम। 3 और 4 हमारी कौन सी दिखाई हुई है? मिडल लेयर। 3 और 4 कौन सी दिखाई गई है? मिडल लेयर, जो कि आपको याद रखनी है। और ये जो 5th वन यहां पर दिखाई गई है, ये है हमारी टेपिटम लेयर, 4th लेयर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार इसको थोड़ा सा समझिएगा। 3 लेयर हमें समझ में आ गई है। 3 लेयर का इन तीनों का फंक्शन क्या है? हमारी एनसीईआरटी क्या फंक्शन इसका हमें बताती है? इन तीनों लेयर का जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस में हेल्प करना। इन तीनों लेयर का फंक्शन है ये, प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस में हेल्प करना। समझ में आ गई? डिहाइसेंस क्या होता है? अगर आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे, इसका हिंदी में मतलब सफुटन लिखा आएगा। सफुटन मतलब किसी भी चीज का ब्रेक डाउन हो करके बाहर निकलना। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें पोलन ग्रेन बन रहे हैं, तो इनकी वॉल्स का ब्रेक डाउन हो करके पोलन ग्रेन्स का बाहर निकलने में ये हेल्प करती हैं। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हाई ट्रिकी और बनाना है तो सबसे ज्यादा हेल्प करती है
सेकंड लेयर एंडोथीशियम। नोट साथ के साथ बनाते रहिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन नोट साथ के साथ आप बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग तो बहुत आसानी रहेगी आपके नीट के टाइम पर, और आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, एंडोथीशियम जो लेयर है वो मेन लेयर है डिहाइसेंस करने में। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है? इस चीज में कोई डाउट है तो पूछने में हेजिटेट नहीं करना है। 3 लेयर की बात कर ली है। 4th लेयर है हमारी टेपिटम। इसके लिए यहां पर हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। 4th लेयर है हमारी टेपिटम, और इसके पॉइंट्स भी हमें ज्यादा याद रखने हैं। कौन क्या है? इनर मोस्ट लेयर, सिंगल ही होती है ये भी। ठीक है, सेल्स जो हैं इसके, सेल्स ऑफ टेपिटम हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इनके अंदर जो सेल्स है उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है, और साथ ही साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? क्या है फंक्शन? प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग, जो डेवलप हो रहे हैं, डेवलपिंग पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स जो डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना इस लेयर का काम है बच्चों। समझ में आ गई? एक एक्स्ट्रा काम और लिखवा देते हैं। एक ये तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। एक बात और, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की जब हम स्ट्रक्चर करेंगे ना, वहां पर पढ़ेंगे कि एक्साइन एक लेयर होती है पोलन ग्रेन के अंदर, उसको बनाने में भी ये हेल्प करती है टेपिटम लेयर। कौन सी लेयर? टेपिटम लेयर। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है? ये चीज समझ में आ गई है आपको? इसमें कोई डाउट? यहां एक चीज और दी गई है हमें, ये चीज, ये देखिए क्या लिख रखा है। क्या है ये? ये जो लेयर्स हैं, ये जो लेयर्स हैं, ये क्या है? इसको भी समझते हैं। एक अलग से स्लाइड लेते हैं इसके लिए भी। ठीक है, अब हमने ये बना दी है टेपिटम लेयर। टेपिटम लेयर के अंदर सेंटर में सर्कुलर है, हमने बताया था ना, सर्कुलर है। तो सर्कुलर के अंदर क्या होता है? सर्कल के अंदर भी तो कुछ होगा ना। सर्कल के अंदर जो मटेरियल है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। ये जो मटेरियल है सारा, इसको बोलेंगे हम स्पोरोजीनस टिश्यू।
क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू। याद रखना है स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर क्या खास बात है, इसकी भी पॉइंट्स बना लेते हैं, इसके भी फर्दर पॉइंट्स बना लेते हैं। यहां क्या होती है? होमोलोगस सेल्स होती है। ठीक है, ये टिश्यूज कैसे बने हैं? होमोलोगस सेल से। और ये सेल्स कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। कैसी होती हैं? डिप्लॉयड। समझ में आ गया? इन सेल्स को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। इसके अंदर से किसी भी सेल को आप ले लीजिए, उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, PMC। PMC क्या नाम दिया गया है? PMC का क्या मतलब है? पोलन को जनरेट करने वाली मदर सेल। पोलन मदर सेल। पोलन इन सेल से ही बनता है, तो ये पोलन की माता जी हैं ये सेल, इसीलिए इनको पोलन माता सेल कहते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गई है? हमें माइक्रोस्पोरेंजियम की जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गई है। यहां कोई डाउट? इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो भी पूछने से हेजिटेट नहीं करना है। ठीक है, एक और बात यहां पर, एक और बात, क्वेश्चन काफी बार बन जाता है। आपको समझना क्या है? यंग एंथर और जो मैच्योर एंथर है, यंग एंथर और मैच्योर एंथर है, इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों? अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं और उसमें अगर डिफरेंसेस दिए गए हैं बीच में उनमें, ठीक है, तो वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होता है। वो डिफरेंसेस आप पढ़ना जरूर। ठीक है, डिफरेंसेस पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत इजी महसूस होगा और अच्छे से समझ में भी आएगा वो टॉपिक। सबसे पहले यंग एंथर में हमें क्या मिला? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मिले। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा ये बात कि जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो दो माइक्रोस्पोरेंजियम मिलकर के एक पोलन सैक बनाते हैं। तो यहां कितने हैं? 4। तो हमें कितने पोलन सैक मिलेंगे? 2 पोलन सैक हमें यहां पर मिल जाएंगे। 2 पोलन सैक हमें यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला? एक सेकेंड। स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट था यहां पर। यंग में स्पोरोजीनस टिश्यू है जो अभी पढ़ा हमने, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? पोलन बन जाएंगे। तो यंग में हमारे पास क्या है? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। अब तो स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है? पोलन ग्रेन में बदल चुका है। स्पोरोजीनस टिश्यूज के अंदर कौन सी सेल्स हैं? पोलन माता सेल्स, PMC पोलन मदर सेल वहां पर प्रेजेंट है। वो सारे क्या बना देंगे? पोलन ग्रेन बना देगी ना। ठीक है, और एक और बात, यंग एंथर के अंदर हमें 4 लेयर है। 4 लेयर है पोलन यंग एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम पे। कौन कौन सी है? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम। नाम याद रखने हैं, रट्टे मारने पड़ेंगे। ठीक है, रट्टे भी मार सकते हैं। कोई ट्रिक बनाना चाहें ट्रिक भी बना लीजिए। आपकी खुद की बनाई हुई ट्रिक आपको ज्यादा याद रहेगी। लेकिन मैच्योर एंथर के अंदर हमारे पास केवल 2 लेयर होती है। केवल 2 लेयर होती है। कौन कौन सी? ये याद रख लीजिएगा। एपिडर्मिस और एंडोथीशियम।
मिडल लेयर और टेपिटम डिहेसेंस के टाइम पर ब्रेकआउट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ये याद रखना है। कौन कौन सी है हमारे पास? एपिडर्मिस और एंडोथीशियम मैच्योर एंथर के अंदर ये दो लेयर रहती हैं। ठीक है, ये आपका एंथर कंप्लीट हो गया है, माइक्रोस्पोरेंजियम हमने कर लिया है। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोर की। स्टार्टिंग में किया था ना कि हमने कैसे प्रोसीड करना है, कैसे प्रोसीड करना है। ये वाली स्लाइड थी ना, इसमें हमने स्टेमन के बारे में किया। स्टेमन के अंदर एक पार्ट था एंथर, एंथर के बारे में कर लिया है। एंथर के बाद एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे, ठीक है, उनके बारे में किया। माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर कर ली है, लेयर कर ली है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं उसके बारे में करेंगे। ठीक है, तो वापस से चलते हैं हमारी स्लाइड पर। माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, ये देखिए, ये हमारी टेपिटम हमने यहां पर बनाई है, बाकी लेयर्स हम यहां नहीं बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं रेड कलर में, ये हमारा क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर से हमने एक सेल यहां पर ले लिया, एक सेल अलग से ले लिया। उस सेल को क्या कहेंगे? या रेड कलर में ये सेल है। ठीक है, ये कौन सी सेल है? अभी किया ना हमने, एक सेल का कंसीडर करते हैं हम, एक सेल से आपको समझा रहे हैं कि माइक्रोस्पोर कैसे बनता है। ये कौन सी सेल है? PMC, पोलन मदर सेल। ये सेल है जो कि हमारे पास 2N है। ठीक है, तो क्या होगा? अब क्या होगा? अब इस सेल के अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस आपको पता ही है, रिडक्शनल डिवीजन है, घटाने वाली डिवीजन है। नंबर इंक्रीज हो जाता है लेकिन क्रोमोसोमल नंबर रिड्यूस हो जाता है पर सेल। तो अब हमारे पास क्या बन गए हैं? अब हमारे पास, इसमें कलर में सही नहीं आएगा, ये लीजिए, 1 2 3 और ये 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं। मियोसिस से, पोलन मदर सेल से मियोसिस होकर के क्या बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। और ये 4 बन रहे हैं तो इसलिए इसको टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राड बोलते हैं माइक्रोस्पोर। टेट्राड क्योंकि ये 4 हैं, समझिएगा बात को। और ये सभी अब क्या है? हैप्लॉइड हैं बच्चों। क्या है? हैप्लॉइड है। समझ में आ गई है? इस प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल बाय द मियोसिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? समझ में आ गई है? समझ में आ गई है? कोई डाउट इस चीज में? यहां लिख देते हैं, फिर भी थोड़ा सा अगर नोट्स में कभी समझ में ना आए। ये टेपिटम है, ये हमारे कौन से हैं? स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं। ठीक है, और इसमें से एक सेल यहां ली गई है, सिंगल सेल, जो कि PMC है, पोलन मदर सेल है।
और इसकी मियोसिस होकर के हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखिए क्या हो रहा है। ये क्या था? एक माइक्रोस्पोरेंजियम था जिसकी टेपिटम लेयर है, इसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू है और उसमें कितनी सारी सेल है, लॉट्स ऑफ सेल। हमने तो एक सेल है और 1 से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, 1 से 4 माइक्रोस्पोर। एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? एंथर में 4 हैं और उनमें कितनी सेल्स होंगी जिससे कि हमारे पास कितने माइक्रोस्पोर बन जाएंगे? लॉट्स ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, इसकी काउंटिंग नहीं हो सकती है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि कितने ज्यादा अमाउंट में हमारे पास माइक्रोस्पोर बनते हैं। समझ में आ गई है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं। माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन, स्टेमन से एंथर, एंथर से माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर, और अब आ गए हैं हम माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक माइक्रोस्पोर है। हमने 4 किए थे ना, लिए थे ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा था, उनमें से फर्दर एक उठा लिया है, फर्दर एक माइक्रोस्पोर उठा लिया है। थोड़ा सा इसकी डिटेल आपके एनसीईआरटी में कम है, डायग्राम आप वहां पर दिया गया है। पेज नंबर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कौन सा पेज नंबर है। काफ़ी बार बच्चों को डाउट सा रहता है कि सर कौन सा वाला था। पेज नंबर है आपका ये, अरे कहाँ गया वो? 23 पर। ठीक है, तो इसको समझिएगा। एक माइक्रोस्पोर हमने लिया, यहां 1 नंबर हम इसको स्टेप को दे रहे हैं। एक बार हमें बना लीजिए। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा है न्यूक्लियस। अब सेकंड स्टेप, ठीक है, और उसके बाद थर्ड स्टेप। और उसके बाद हमारे पास आएगा फोर्थ स्टेप कैसे रहेगा? ठीक है, ये अब हमारा बन चुका है पोलन ग्रेन। इनको स्टेप्स में याद कर लीजिएगा। स्टेप में आप याद कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, स्टेप में समझिएगा तो। ठीक है, कैसे? पहले स्टेप में क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये इतना लार्ज वैक्यूल है बच्चों, इतना लार्ज है कि ये न्यूक्लियस को डिस्प्लेस कर देता है, सेंटर से हटा देता है। ठीक है, लार्ज वैक्यूल है, डिस्प्लेस कर रहा है। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है समझने के लिए है, ये बातें समझ लीजिएगा, और अपने अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल से क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस डिस्प्लेस हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ
एसिमेट्रिकल स्पिंडल ये क्या बन रहे हैं? एसिमेट्रिकल स्पिंडल बन रहे हैं। एसिमेट्रिकल क्यों बन रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो डिस्प्लेस हो चुका है, तो बराबर वाले स्पिंडल्स तो नहीं बनेंगे जैसे हम पढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? थर्ड स्टेप में अब इसकी माइटोटिक डिवीजन हो रही है। माइटोटिक डिवीजन हो रही है। माइटोसिस होकर के ये दो सेल बना रही है। एक ये है हमारा V से वेजिटेटिव सेल्स शो कर रहे हैं, और ये सेल है G से जर्मिनेटिव सेल। कौन कौन से? वेजिटेटिव और जर्मिनेटिव सेल, दो सेल बन रहे हैं, लेकिन यूनिक टाइप से बन रहे हैं ना, कि वेजिटेटिव सेल के अंदर ही एक जेनरेटिव सेल बन रहा है। ये एक यूनिक फीचर है, समझिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो माइटोसिस हुई है, यहां एक बात ये ध्यान रखना है, जो हमारी पीएम पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बन रहा था वो मियोसिस के द्वारा बन रहा था, लेकिन जो माइक्रोस्पोर से हमारे पोलन ग्रेन बन रहे हैं वो माइटोसिस के द्वारा बनेंगे। इसके द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा? हमारे लेयर्स ऑफ पोलन ग्रेन के ऊपर की लेयर्स बनेंगी। ध्यान से सुनते रहना है, अभी लेयर्स के बारे में, सब चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा, ठीक है? इतनी जल्दी आसानी से पीछा नहीं छूटने वाला। तो 4 स्टेप है हमारे पोलन ग्रेन के बनने के। हमारे माइक्रोस्पोर से कौन कौन से हैं वो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। इतने मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ जी, फिगर 2.3 में आपको ये दिखाया गया है 23 पेज नंबर पर। 23 पेज नंबर पर इस चीज को दिखाया गया है। यहां हमने आपको स्टेप वाइज एक चीज समझाई है, ठीक है? कैसे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? वैक्यूल बन रहा है। सेकंड स्टेप में एसिमेट्रिकल स्पिंडल्स बन रहे हैं। उसके बाद माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस होकर के दो सेल्स बन रहे हैं, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। उसके बाद उनके ऊपर लेयर फॉर्मेशन हो रही है। चलें आगे, चलिए अब बात करते हैं पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन के बारे में क्या बात है? सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन बन सकता है निट में, पोलन ग्रेन क्या है? आपके एनसीईआरटी में दिया गया है पोलन ग्रेन जो है मेल गैमेटोफाइट है। क्या है? गैमेटोफाइट है, गैमेट नहीं है। ये भी हम लिख देते हैं, नॉट ए मेल गैमेट। पोलन ग्रेन जो है वो गैमेटोफाइट है, स्टार मार्क कर रहे हैं इसको, ठीक है? गैमेट नहीं है, ये ध्यान रखना है। गैमेट इससे बनेगा, लेकिन ये गैमेटोफाइट है, याद रखना है। नॉट ए मेल गैमेट। पोलन ग्रेन के बारे में समझ में आ गई है। अब पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर यहीं पर आपको समझाते हैं। इसके हमने 5 पार्ट्स किए हैं स्ट्रक्चर के। कौन कौन से? पोलन के ऊपर की 2 लेयर, पहले तो कौन कौन सी हैं? एक्साइन। कौन सी है? एक्साइन और एंटाइन। ये 2 लेयर है। एक छोटा सा पार्ट है जर्म पोर, ठीक है? और
एक पार्ट है हमारे पास 2 सेल्स इसके अंदर की, 2 सेल्स कौन कौन सी हैं? वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स। ये 2 सेल्स हैं जो हमें इस स्ट्रक्चर में पढ़ना है। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा फर्दर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चंस बनाना आसान होगा, पॉइंटों में पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जाइन के बारे में पढ़ते हैं। एक बार यहाँ रफ डायग्राम फिर भी आपके लिए बना देते हैं। पोलन ग्रेन का डायग्राम दोबारा से बना रहे हैं। ये लाइन है, ठीक है। और ये हमारा हो गया है ये सेल है वेजिटेटिव सेल, ये है जनरेटिव सेल, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारी सेकेंड लेयर जो है एंटाइन, ये जो लेयर दिखाई रही आउटर मोस्ट एक्साइन, और ये जो पॉइंट है ये हमारा है जर्म पोर। चलिए समझिए, अब हर पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले एक्साइन। एक्साइन क्या है? हमने क्या देखा एक्साइन के बारे में? आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर और हार्ड होती है। हार्ड किस वजह से होती है? मेड अप ऑफ, और इस स्पोरोपोलिन को लेकर के अरे made up sporopoli sporopolinin। स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है एक्साइन लेयर। याद रखना है स्पोरोपोलिन जो है मोस्ट रेजिस्टेंट, याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब तक का सबसे रेजिस्टेंट जाने वाला जो सब्सटेंस है वो कौन सा है? स्पोरोपोलिन। क्वेश्चन आ सकता है नीट में, क्वेश्चन आ सकता है। सबसे हार्ड रेजिस्टेंट सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है? स्पोरोपोलिन। कहाँ होता है? एक्साइन लेयर इससे बनी हुई होती है पोलन ग्रेन की। क्या करता है ये रेजिस्टेंस? किसके होता है? हाई टेम्परेचर के, हाई टेम्परेचर के, हाई एसिडिटी के और हाई एल्कलाइन नेचर के। ये इन सब के रेजिस्टेंट है। इसी स्पोरोपोलिन की वजह से जो हमारा पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन कैन एक्ट एज फॉसिल, फॉसिल के रूप में एक्ट कर सकता है ड्यू टू स्पोरोपोलिन। समझ गए हैं? पॉइंट्स बना करके याद करेंगे ना, बहुत जल्दी याद होगा, बहुत जल्दी याद होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
फर्दर उसके आगे आगे जो भी पॉइंट्स बनते हैं उनको याद कीजिए। स्पोरोपोलिनिन आ गया है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ध्यान रखना है, हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी, हाई एल्कनिटी, सब पर ये रेजिस्टेंट है। अब इंटाइन की बात करते हैं। इंटाइन सेकंड लेयर है या इनर मोस्ट भी कह सकते हैं, इसके बाद तो प्लाज्मा लेयर ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, ठीक है। सेकंड लेयर है और इसके बारे में सिर्फ ये पढ़ना है, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। ध्यान रखना है कि इंटाइन जो है वो सेलुलोज और पैक्टीन की मिलकर के बनी है। समझ में आ गई है? चलें आगे। अब जर्म पोर की बात है, वेजिटेटिव सेल और हमारी जनरेटिव सेल। जर्म पोर क्या होता है? जर्म पोर क्या है बच्चों? एक अपर्चर है, एक पॉइंट है एक्साइन के अंदर, एक्साइन लेयर के अंदर, जहां पर स्पोरोलिन नहीं होता, स्पोरोपोलिन नहीं होता, ठीक है। ए पॉइंट ऑन एक्साइन where sporopollenin is absent। समझ में आ गई है? स्पोरोपोलिन जो है वो नहीं होता। पॉइंट की बजाय आप यहां पर लिख लीजिएगा, अपर्चर लिख लीजिएगा, ठीक है। अपर्चर पॉइंट की जगह पर। और ये क्या करता है, एक और बात यहां पर आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बनाने में ये हेल्प करता है। कौन? जर्म पोर। समझ में आ गई है? इतनी ही बात है, दो ही पॉइंट याद रखने, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स के बारे में क्या याद रखना है? वेजिटेटिव सेल्स बिगर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। यहां पर इसके पास रिजर्व फूड होता है, साथ ही साथ इनका जो न्यूक्लियस होता है लार्ज और इरेगुलर होता है। समझ में आ गई है? लार्ज और इरेगुलर होता है इनका जो न्यूक्लियस है, और इनके पास फूड रिजर्व में काफी होता है। ये दो पॉइंट याद रखने हैं वेजिटेटिव सेल के अंदर। समझ में आ गई है? अब बात करते हैं जेनरेटिव सेल की। जेनरेटिव सेल में क्या है? स्मॉल होती है, स्मॉल होती है, साथ ही साथ ये क्या करती है? फ्लोट ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। साइटोप्लाज्म जो है वेजिटेटिव सेल का, उसके अंदर ही फ्लोट करती रहती है, उसके अंदर ही फ्लोट करती रहती है। समझ में आ गई है? और साथ ही साथ स्पिंडल शेप है, और लिख लीजिए स्पिंडल शेप भी लिख लीजिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है। और क्या है? इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म है। हो गया क्लियर? इस चीज में कोई डाउट? क्या किया है बच्चों अब तक? थोड़ा सा उसको रिवाइज अप करते हैं। थोड़ा सा फ्लावर लिया हमने,
फ्लावर में से हमने एंड्रोशियम पार्ट लिया, एंड्रोशियम पार्ट के जो सिंगल एक स्टेमन लिया, स्टेमन के अंदर से हमने एक एंथर पार्ट लिया, एंथर के अंदर हमने माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा, उसकी 4 लेयर्स के बारे में पढ़ा। चारों लेयर्स के बाद हमने एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बनाना है, तो वो स्पोरोजिनस टिश्यूज से पीएमसी लेकर के एक पीएमसी पोलन मदर सेल लेकर के माइक्रोस्पोर बना दिया है। माइक्रोस्पोर से माइटोसिस करके एक यूनिक वे में हमने क्या बना दिया है, पोलन ग्रेन बना दिया है। पोलन ग्रेन की हमने मेल गैमेटोफाइट है, ये बात याद रखनी है। और उसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट हैं, सबसे बाहरी लेयर एक्साइन जो कि बनी हुई है स्पोरोपोलिनिन, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि सबसे रेजिस्टेंट सब्सटेंस है अब तक का, हाई टेम्परेचर पे, हाई एसिडिटी पे, हाई एल्कनिटी पे, सब पर ये रेजिस्टेंट है। दूसरा इंटाइन लेयर पड़ी है, इंटाइन लेयर किस चीज की बनी है, सेलुलोज और पेक्टिन की, इतनी ही बात है। उसके बाद जर्मपोर एक अपर्चर है एक्साइन पर जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव सेल, बड़ी वाली सेल, बिगर सेल, इसके अंदर फूड रिजर्व होता है। और छोटी वाली सेल जो है जनरेटिव सेल, स्मॉल साइज की होती है, फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, साथ ही साथ स्पिंडल शेप होती है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। यही बात। चलिए एक और बात आपके एनसीईआरटी में दी गई है, वो भी यहां पर लिख देते हैं समझने के लिए। समझिए उस बात को, कुछ बच्चों को डाउट रहता है उस बात के लिए। 60% of pollen grain is 2 cell। 60% पोलन ग्रेन के अंदर 2 ही सेल होती हैं, जैसे कि ये हमारे एक बड़ी और ये जो है ये छोटी, वेजिटेटिव और जनरेटिव, समझ में आ गई। लेकिन 40% के अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर 3 सेल होती हैं। अब 3 सेल कैसे होती है, 3 सेल में क्या होता है बच्चों, ये जो जनरेटिव सेल है फर्दर माइटोसिस करती है, फर्दर माइटोसिस करती है और ये 2 सेल बना लेती है, जी और बी। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, 3 सेल स्ट्रक्चर है कुछ पोलन ग्रेन के अंदर। ये लाइन आपके एनसीईआरटी में दी गई है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पोलन ग्रेन के दिए गए हैं। डिसएडवांटेजेस पहले दिए गए हैं, तो क्या है, पोलन ग्रेन से क्या होता है, एलर्जीज हो जाती हैं, बहुत सारी एलर्जी, ठीक है। इसी तरह और क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे कि एस्थमा है, वो उसका काज क्या हो सकता है, पोलन ग्रेन हो सकता है। एक यहां आपके जिसको कि कैरेट ग्रास भी कहा गया है, स्टार मार्क कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप की वीड है बच्चों। वीड क्या होती है, खरपतवार, अनचाही फसल, जो कि हम कोई फसल उगाते हैं कोई भी, उसके साथ एक एक्स्ट्रा कोई चीज उग जाए जो हमें नहीं चाहिए, उसको वीड कहते हैं। तो क्या हुआ कि इंडिया ने जो वीट है, गेहूं है, वो बाहर से इंपोर्ट किया था, लेकिन उसके साथ साथ पार्थिनियम या कैरेट ग्रास के भी सीड हमारे पास आ गए। किसके, पार्थिनियम और कैरेट ग्रास के भी हमारे पास सीड आ गए, जिससे क्या हुआ
कि इनके जो पोलन ग्रेन निकलते हैं वो उस एरिया में क्या करते हैं, एक एलर्जी फैला देते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ नाम दिया गया है, ये नाम आप पे माइंड में होना चाहिए कि ये क्या काम करता है या इसके पोलन ग्रेन क्या काम करते हैं, वो आपके माइंड में होना चाहिए। पोलन एलर्जी क्रिएट करते हैं ये इनके पोलन। ठीक है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया गया है तो याद होना चाहिए। एडवांटेजेस क्या है पोलन ग्रेन के, नरिशमेंट में यूज होने लगा है, ये न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज होने लगा है। ठीक है, कहां पर, कौन से रेस हॉर्सेस होते हैं ना जो, उनको पोलन ग्रेन खिलाया जाता है, या हमारे एथलीट्स होते हैं ना, वो पोलन ग्रेन को यूज करते हैं एनर्जी के लिए, नरिशमेंट के लिए। और जैसे कि इसकी काफ़ी सारी हमारे एनसीईआरटी में भी दिखाया गया है, टैबलेट्स हैं, सिरप्स वगैरह काफ़ी आती हैं। ठीक है, समझ में आ गया है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया है हमारे, वो क्या दिया गया है, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो है वो कितना वायबल है, कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी देर तक वो अच्छे से अपना काम कर सकता है, वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड रखती है वायबिलिटी, याद रखिएगा। और जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, वीट और राइस जो है, इनकी जो पोलन ग्रेन है उनकी वायबिलिटी ओनली 30 मिनट्स तक ही रहती है, ओनली 30 मिनट्स तक, याद रखना है। कुछ फैमिलीज हमने दी गई है, उन फैमिलीज में कौन कौन सी है, रोजेसी है, लेगुमेंसी है, सोलेनेसी है। ये जो फैमिलीज है इनके अंदर की जो इनके पोलन ग्रेन्स हैं उनकी वायबिलिटी कहाँ तक होती है, अप टू सेवरल मंथ तक। ठीक है, काफी मंथ्स तक इनकी वायबिलिटी रहती है। ध्यान रखना है इस चीज को, कौन कौन सी है लिख लेते हैं। ठीक है, इनकी जो वायबिलिटी है वो सेवरल मंथ्स तक रह सकती है, इनके पोलन ग्रेन की। हो गया, समझ में आ गया है। एक बात है पोलन बैंक के बारे में। पोलन ग्रेन को आजकल क्या हो रहा है, स्टोर भी किया जा सकता है, जैसे कि स्पर्म बैंक्स हैं या काफ़ी सारे बैंक्स हैं, ब्लड बैंक्स जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं। इसी तरह पोलन बैंक्स हैं जहां पर पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। पोलन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कहां पर स्टोर किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। अप टू टेम्परेचर क्या रखा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, -196 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। -196 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना इजी नहीं है। लिक्विड नाइट्रोजन समझ में आ गई है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है नेट में, तो ध्यान रखना है। ये हमारा टॉपिक था प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आई होप सबको समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है तो डाउट अपने मन के अंदर बिल्कुल नहीं रखना है, पूछ लेना है। ठीक है, पूछने के तरीके काफ़ी हैं। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, पूछना ज़रूर है। ठीक है, साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियोज़ के साथ साथ टेलीग्राम पर हमारी PDF फाइल्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि वीडियोस आपको मिलती रहे और नेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।